हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को पढ़ेंगे। पूरे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को कंप्लीट करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स हुई है और इस अमेंडमेंट के कारण इस एक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है उसको भी हम समझेंगे। इसके अंदर एक मेजर अमेंडमेंट आई थी 2019 के अंदर सेक्शन 13 और सेक्शन 16 के अंदर, जिसके चलते जो एक इंडिपेंडेंस होती थी कमिश्नर्स के पास, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते थे उनके पास से वो इंडिपेंडेंस चली गई। तो पहले हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें, एंड देन व्हेन वी विल कम टू सेक्शन 13 एंड 16 तो तब हम उस बात को वहाँ पे देख लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे एक्ट का नाम क्या था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, क्योंकि 2005 के अंदर पास हुआ था और इसके पास होने के पीछे भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जो कि किए गए थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, एंड देन फाइनली इस एक्ट को 2005 के अंदर पास किया गया था। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, तो चैप्टर्स की क्वांटिटी देखें तो 6 चैप्टर्स हैं इसके अंदर और कितने सेक्शंस है? 31 सेक्शंस है। 31 सेक्शन जो रिपील ही हो गया 30th सेक्शन तक ही है और 2 शेड्यूल्स है। सेकंड शेड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो चैप्टर हैं 6 क्या क्या हैं? पहले प्रीलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी के अंदर वही शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमिटमेंट और डेफिनेशन दे रखी हैं। चैप्टर 2 के अंदर हमें बता रखा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सिटीजन्स होते हैं इंडिया को, उनको ये इन्फॉर्मेशन का राइट दे रखा है सेक्शन 3 के अंडर, और बाकी ऑब्लिगेशन बता रखी है कि जो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनकी क्या ऑब्लिगेशन होगी इस एक्ट के हिसाब से। देन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, जैसे सेंटर में ऐसे ही स्टेट के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात की है। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, अपील एंड पेनल्टीज की, क्या इनके पास पावर्स है, क्या इनके फंक्शंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है किस तरीके से अपील होती है, कैसे पेनल्टी लगा सकते हैं। एंड देन फाइनली हमारे पास मिसलिनियस प्रोविजंस आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट को। सबसे पहले हमारे पास वही बेसिक सी बात आती है कि इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट क्या है। तो इसको हम द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 बोलेंगे। होल ऑफ इंडिया के ऊपर एक्सटेंड होगा और ये जो सेक्शंस थे ये तो अभी हमारे लिए रेलिवेंट सेक्शन है नहीं, ये तो जब एक्ट आया था उस दिन से एप्लीकेबल हो गए थे। बाकी जो सेक्शंस थे वो 128 डे के ऊपर एप्लीकेबल हुए थे, तो ये वाली बात जो है वो कहीं पे नहीं पूछेगा और कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि 2005 कब का चला गया। तो यहाँ पे डेफिनेशंस के अंदर आपकी जो इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है वो कौन सा सेक्शन है, क्योंकि ये देखो ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या वो तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 12 में देखेंगे। सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ये भी हम सेक्शन 5 के अंदर देखेंगे। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ये सेक्शन 12 के अंदर ही आएगा हमारे पास। कंपिटेंट अथॉरिटी, अब कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? जब हम अभी सेक्शंस के अंदर आगे चलेंगे तब हमें पता चलता रहेगा कि किस जगह पे कौन कौन सी कंपिटेंट अथॉरिटीज़ है। इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेशन आपसे ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अगर आपका कहीं पे एग्जाम है या कुछ भी है तो ये पूछ सकता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? क्योंकि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हो कि आपको इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है वो हमें यहाँ पे सेक्शन 2 के सब क्लॉज F के अंदर बता रखा है। तो मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कोई आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड्स है, आपको पिछले साल के कोई रिकॉर्ड चाहिए, किसी ईयर के कोई रिकॉर्ड चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेमोज चाहिए, ईमेल्स चाहिए, कोई ओपिनियंस चाहिए, एडवाइस, प्रेस रिलीज कोई दी गई थी, कोई सर्कुलर थे, ऑर्डर्स थे, लॉग बुक्स थी, कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिपोर्ट्स थी, पेपर्स थे, सैम्पल्स थे, मॉडल, डाटा मटेरियल हेल्ड इन any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by public authority under any other law for the time being in force। तो ये सब जो है इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा। तो जब पब्लिक अथॉरिटी के पास ये इन्फॉर्मेशन है या फिर ऐसी प्राइवेट अथॉरिटीज जिनको पब्लिक अथॉरिटी एक्सेस कर सकती है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंदर लेंगे और आपके पास ये राइट रहेगा सेक्शन 3 के हिसाब से कि आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। अब पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन हमें समझना जरूरी है क्योंकि हम आरटीआई को सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसेस के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट ऑफिस में जाके आरटीआई फाइल कर रहे हो कि आप कोई कंपनी है प्राइवेट कंपनी उसमें जाके आप आरटीआई फाइल कर रहे हो, तो ये चीज़ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर ही आरटीआई अप्लाई होगी। तो कोई भी अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यानी कि इस तरह की कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में बन रही है, कोई लॉ के थ्रू बन रही है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया, या किसी और लॉ के थ्रू बन रही है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में ही आएगा। या फिर बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, की जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमने देखा था 2 थी, स्टेट और सेंट्रल। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन निकाल के ऑर्डर कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये भी इस डेफिनेशन के अंदर आएगी पब्लिक अथॉरिटी की। और इसके अलावा एंड इंक्लूड एनी बॉडी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड
और सब्सटेंशियली फाइनेंस, यानी कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, कंट्रोल्ड है या सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो बॉडी भी इस पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंदर कवर होगी। और कोई एनजीओ जो है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जा रहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, वो एनजीओ भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगी। और उस पर अगर आप आरटीआई फाइल करेंगे तो उसकी ये ड्यूटी बनेगी कि उसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर रिकॉर्ड्स बता रखे हैं कि रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट, माइक्रोफिल्म, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। अब हमारे पास आता है सेक्शन 3, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इस पूरे एक्ट का, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलता है। तो ये बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का राइट नहीं है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि बताया गया है कि वो हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, उनको छोड़ के सभी सिटीजन्स के पास, जो भी इस कंट्री के सिटीजन है, उनके पास क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कि उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इस एक्ट के अंदर मना की गई है उसको छोड़ के कोई भी इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज से। तो यहाँ पे क्या किया हमने, राइट तो दे दिया सेक्शन 3 के अंदर, उसके साथ ही ना हमने क्या किया, पब्लिक अथॉरिटीज की ऑब्लिगेशन बता दी, कि हमने पब्लिक अथॉरिटीज को ये बोला, आप एक काम करो कि अब अगर जो सिटीजन्स है उनको हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए बार बार आरटीआई लगानी पड़ेगी, तो अब अपनी तरफ से आपको कोशिश करनी है कि मेजर इन्फॉर्मेशन आप अपने आप ही पहले ही डिसेमिनेट कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, कि उनको आरटीआई ना लगानी पड़े। उसके बावजूद अगर उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लगती है कि उसकी ज़रूरत है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो आपसे आरटीआई के थ्रू मांग लेंगे। तो इसी के लिए ये ऑब्लिगेशन सेक्शन 4 के अंदर डाली गई, किसकी, पब्लिक अथॉरिटी की। इसलिए बोल रहा है कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होगी, आप उसकी वेबसाइट खोल के देखना, आपको उसकी वेबसाइट के ऊपर जो भी ऑब्लिगेशंस यहाँ पे बताई गई है ना, वो सारी ऑब्लिगेशंस ऑटोमेटिकली होती हुई दिख रही होंगी, और वो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से एक्सेस कर पा रहे होगे। अगर नहीं कर पा रहे होगे तो आप आरटीआई फाइल करके वो इन्फॉर्मेशन तब भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो पहली ड्यूटी क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। अगर रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं होंगे पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, तो अगर कोई व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी। तो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने हैं, ड्यूली कैटलॉग्ड होने चाहिए, इंडेक्स होने चाहिए, कि वो इस एक्ट के हिसाब से लोगों तक पहुंचाए जा सके जब भी उनके द्वारा मांगे जाए। तो पहली तो ये ड्यूटी बता दी। देन ये वाली ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है जो बी के अंदर दे रखी है हमें, कि 120 डेज के अंदर, जब भी एक्ट बनेगा उसके विद इन 120 डेज के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश करनी है, जो भी यहाँ बता रखी है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिटेल देनी है, उनके क्या फंक्शंस है, क्या ड्यूटीज़ है। इसी तरीके से अपने ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन देनी है। आप कोई भी वेबसाइट खोलना जो कि पब्लिक अथॉरिटी की हो, उस पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मोस्टली मिल जाएंगी। इसी तरीके से वो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए किन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, मैनुअल्स हैं, रिकॉर्ड्स है, सब कुछ आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। और ये ड्यूटी बता रखी है कि ये पब्लिश करना ही है इन पब्लिक अथॉरिटीज़ को। तो ये काफ़ी सारी हैं, कि डायरेक्टरी मिल जाएगी आपको ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज़ की, उनके नंबर वगैरह मिल जाते हैं, मंथली रेम्यूनरेशन कितनी रिसीव हो रही है उनके द्वारा, क्या बजट है उस पब्लिक अथॉरिटी का, क्या किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं सब्सिडी प्रोग्राम्स को। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसके ऊपर। तो ये सारी इनकी ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इनको 120 डेज के अंदर पब्लिश करनी है। सच अदर इन्फॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब एंड देयर आफ्टर अपडेट दिस पब्लिकेशन एवरी ईयर। ऐसा नहीं कि एक बार पब्लिश कर दिया विद इन 120 डेज तो उसको आप अपडेट ही नहीं कर रहे हो, हर एक साल आपको उसको अपडेट भी करना है, ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती रहे। Publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decision with effect the public। तो ऐसी कोई भी relevant facts या कोई भी इस तरीके की policies या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लोगों को इफेक्ट करिए, वो भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर बतानी है, पब्लिश करनी है। एंड प्रोवाइड रीजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजंस टू इफेक्टेड पर्सनस। और जो भी रीजंस रहेंगे, जो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल डिसीजन आ रहा है उसके पीछे जिसके कारण लोगों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी है, उसके रीजंस भी देने हैं। फिर यहाँ पे इसने सबसेक्शन 2 के अंदर बताया है कि ये जो पब्लिक अथॉरिटी है ना, इसको कांस्टेंट इंडिवियर करता रहना है, कांस्टेंट कोशिश करते रहनी है कि वो स्टेप्स लेते रहें। जो भी इन्फॉर्मेशन ये क्लॉज बी के अंदर जो हमने ऊपर देखी थी सबसेक्शन 1 के, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सुओ मोटो अपनी स्वयं ही वो इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाते रहे, बार बार किसी को आरटीआई फाइल करने की जरूरत ना पड़े, रेगुलर इंटरवल्स पे अपने आप ही वो इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर अपडेट करते रहे। पब्लिक एट द इंटरवल थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंटरनेट। तो यही अभी मोस्टली यूज़ होता है, बाकी तो मैथड जो है वो काफ़ी
प्रॉब्लमिस्टिक हो सकते हैं, तो इसलिए इस मेथड को ही मेजरली यूज़ किया जाता है, सो दैट पब्लिक हैव मिनिमम रिजॉर्ट टू द यूज़ ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। की इस एक्ट को कम से कम यूज़ करना पड़े इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। आप अपने आप ही वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर पब्लिक को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन वो इस एक्ट के थ्रू मांग सकती है। और ये एक्ट इतना वाइटल रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अंदर। जितने बड़े बड़े स्कैम्स हमारी कंट्री के अंदर हुए, जो भी हमने आज देखे हैं, कि हम कहते हैं कि ये वाला स्कैम या ये वाला स्कैम आफ्टर 2005, तो बहुत सारे स्कैम्स इसी एक्ट के थ्रू हमारे को देखने को मिले थे, जो हमारी पिक्चर के अंदर आए, हमें पता लगे कि ये स्कैम हुए। जैसे कि आप कह सकते हो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्कैम्स था वो इसी एक्ट के थ्रू पता चला था, या और 2G स्कैम के बारे में जो हम देखते हैं वो भी हमें इसी के थ्रू पता चला था। इस तरीके से काफ़ी सारे मेजर जो स्कैम हुए हैं इंडिया के अंदर वो हमें इससे पता चले हैं, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी आई है और इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंची है, जिसके कारण हम चीज़ों को पता लगा पाते हैं कि क्या हो रहा है। इस एक्ट ने सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज किया, लेकिन 2019 की अमेंडमेंट ने उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश किया और काफ़ी हद तक उससे ख़त्म भी हो गई है वो चीज़। For the purpose of subsection 1, every information shall be disseminated widely and in such a form and manner which is easily accessible to the public। तो अभी सबसे इजी मेथड तो वेबसाइट ही होती है, तो वेबसाइट को यूज़ किया जाता है कि सबसे इजी तरीका इसने बोला ना कि जिस तरीके से पब्लिक तक पहुँचे जा सके, तो ऐसा तरीका वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाती है। देन ऑल मटेरियल शेल बी डिसेमिनेटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। तो अब आप जब इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करोगे, ऐसा नहीं कि इतना खर्चा हो रहा है कि हर व्यक्ति के घर पे आप पहुंचा रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन लेटर्स के थ्रू, कितना खर्चा हो जाएगा उसके अंदर। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी की कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसी है, लोकल लैंग्वेज कैसी है, कि जो लोग उसको एक्सेस करेंगे उनको वाली लैंग्वेज आती नहीं आती। आप एक ऐसी स्टेट में पब्लिश कर रहे हो जहाँ पे किसी को भी तमिल लैंग्वेज नहीं आती है, जो तमिल में जो भी लैंग्वेज यूज़ होती होगी, और आप उसको पब्लिश कर रहे हो जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे, जबकि वो वेबसाइट सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही देखेंगे। तो उस ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर उसको डिसेमिनेट कर रहे हो, लोगों तक पहुँचा रहे हो, कितनी कॉस्ट कम से कम आ रही है उसके अंदर, और लोकली लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। अब आप ऐसे इलाके में करो जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा वेबसाइट पे उसको डिस्क्लोज करने का। आप इस तरीके से उसको लोगों तक पहुँचाओ कि जो ज़्यादातर वहाँ के लोग यूज़ करते हो अपने कम्युनिकेशन के लिए। तो ये चीज़ इसने बता रखी है। देन हमारे पास PIO होते हैं। ये PIO अपॉइंट किए जाते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, इन शॉर्ट PIO बोल देते हैं। तो इनकी डेजिग्नेशन होती है हर एक पब्लिक अथॉरिटी के अंदर। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी में आप चले जाओ, आपको वहाँ पे PIO मिल जाएंगे। अगर आपको RTI फाइल भी करनी है तो आप PIO पूछ सकते हैं कि कहाँ पे बैठते हैं, तो उनके पास जाके आप RTI फाइल कर सकते हैं। और बहुत सिंपल होता है RTI को फाइल करना। एक प्लेन पेपर लीजिए, उसके ऊपर आपको जो चाहिए वो लिखिए, और उस पर जो फीस होती है वो लगाइए। ज़्यादा फीस नहीं होती, 10 रुपये 20 रुपये पर पेज के हिसाब से वो लगाइए, और आपको आपकी इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज आपके घर पर मिल जाएगी। तो ये हर एक पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बताई गई है कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना है, शेल विद इन 100 डेज ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, और 100 दिन के अंदर designate as many officers as the central public information officer or state public information officer as the case may be in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to person requesting for information under this act। तो within 100 days of enactment of this act हर एक पब्लिक अथॉरिटी को ये करना है कि जितनी भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं या ऑफिसेज हैं, जहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ हो सकती है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जिस डिपार्टमेंट की मांगी जा सकती है, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, वहाँ पे PIO बिठाना ज़रूरी है हर एक पब्लिक अथॉरिटी को। तो 100 के डेज़ के अंदर ये बिठाया जा चुके हैं। तो अभी आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी में जाएंगे तो आपको आपके PIO वहाँ पे बैठे हुए मिल जाएंगे। विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, इसको हटाते हुए, every public authority shall designate an officer within 100 days of enactment of this act at each sub-divisional level or other sub-district level as central assistant public information officer या फिर state assistant public information officer। तो पब्लिक अथॉरिटी को क्या बिठाना है, एक सब डिविजनल लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक ऑफिसर को बिठाना है। एज अ केस में बी टू रिसीव एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन और अपील अंडर दिस एक्ट, कि जो इस एक्ट के अंदर अगर जैसे मान लो जो आपने इनसे इन्फॉर्मेशन मांगी, जो आपने अपने PIO को बिठाया था जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आप उसके अगेंस्ट अपील के अंदर जा सकें उस
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिविजनल लेवल पे। तो इस ऑफिसर को भी आपको एक बिठाना है फॉर फॉरवर्डिंग द सेम फॉरवर्ड टू द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज अ केस में भी। कि भाई अपील में किस तरीके से जाओगे आप, कोई ना कोई हायर अथॉरिटी होनी चाहिए ना। अब ये जो अभी एट प्रेजेंट देखोगे तो ये जो ऑफिसर्स बिठाने हैं, कमिश्नर बिठाने हैं या जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बिठानी है, या इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स हैं वो जितनी उनकी कॉरम होनी चाहिए, जितने वो होने चाहिए एट प्रेजेंट वो नहीं है, जिस कारण से बहुत सारी अपील्स पेंडिंग है। कि आप क्या करते हैं कि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी में जाके इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट हो जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि आप अपील में जा सकते हैं। तो जब आप अपील में जाते हैं ऑफिसर के पास तो वहाँ पे वो ऑफिसर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको अपॉइंट ही नहीं किया गया वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके चलते बहुत सारी जो अभी भी अपील्स है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो जब ये एक्ट आया था ये बहुत ही अच्छा एक्ट था, लेकिन इसको थ्रू अमेंडमेंट्स इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो ख़त्म कर दी गई है। जितनी ट्रांसपेरेंसी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। एवरी सेंट्रल पब्लिक information officer or state public information officer as case may be shall deal with request from person seeking information and render reasonable assistance to the person seeking such information। तो ये दोनों की ड्यूटी बताई गई है कि जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको क्या करना है, रीजनेबल असिस्टेंस देनी है, हेल्प करनी है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। CPIO or state PIO as a case may be may seek assistance of any other officer as he or she consider it necessary for proper discharge of his or duties। तो किसी और ऑफिसर की अगर हेल्प चाहिए तो वो हेल्प भी ये CPIO या SPIO मांग सकता है उस ऑफिसर से कि आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कीजिए। और जो भी ऑफिसर जिसकी असिस्टेंस मांगी गई है सबसेक्शन 4 के अंदर, उस ऑफिसर की भी ड्यूटी बताई गई है कि उसको ये CPIO और SPIO की हेल्प करनी है, सीकिंग इज और असिस्टेंस एंड फॉर पर्पस ऑफ एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन। और अगर वो नहीं करता ऑफिसर हेल्प, सच अदर ऑफिसर शैल बी ट्रीटेड एज अ सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन एज द केस में भी। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, सच अदर ऑफिसर शैल बी ट्रीटेड एज। तो उस सिचुएशन के अंदर आप उस ऑफिसर को कैसे ट्रीट करोगे, CPIO या स्टेट PIO की तरह ट्रीट करोगे। और जो कॉन्ट्रवेंशन होती है इनकी बात ना मानने पे, वही यहाँ पे चीज इनको फेस करनी पड़ेगी। फिर कौन से सेक्शन पे आ गया? अभी हमारा सेक्शन हुआ 5, सेक्शन 5 हुआ, डेजिग्नेशन ऑफ PIO बैठाया हमने, चैप्टर 2 चल रहा है। रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। अब रिक्वेस्ट की जा सकती है इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। तो अब पर्सन, जो भी व्यक्ति जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एक्ट के अंदर, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। कैसे? राइटिंग के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी आप जाओगे तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, आपकी फीस जो है उसके अंदर चली जाती है। तो इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, या जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज उस एरिया की, उस लैंग्वेज के अंदर इन विच एप्लीकेशन इज बीइंग मेड अकम्पेनिंग सच फीस एज में बी प्रेस्क्राइब। तो जो भी फीस होती है वो फीस उसके साथ लगेगी और आपको वो राइटिंग के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। CPIO के पास या SPIO के पास ऑफ द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी या सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर के पास, जो भी उस अथॉरिटी का है, अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए उसके अंदर आप मांग लेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोवाइडेड वेयर सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। अब मान लीजिए आप राइटिंग में वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते थे, तो जो CPIO है या SPIO है एज अ केस में भी शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट ओरली टू रिड्यूस द सेम इन राइटिंग। तो ये अपनी पूरे एफर्ट्स करेंगे कि जो व्यक्ति उस इन्फॉर्मेशन को ओरली मांग रहा है उसको राइटिंग के अंदर कर लिया जाए, क्योंकि राइटिंग के अंदर हमारे पास प्रूफ रहता है चीज़ों का। An applicant seeking request for information shall not be required to give any reason for requesting the information। अब ये जो मान लो A व्यक्ति गया एक डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई इन्फॉर्मेशन मांगने, तो ये पब्लिक अथॉरिटी से ये नहीं पूछ सकते कि क्यों आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको रीजन बताने की जरूरत नहीं है। रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन और एनी अदर पर्सनल डिटेल एक्सेप्ट दोज दैट मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टेक्टिंग हिम। या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही बतानी है कि जो जिसके थ्रू उससे कॉन्टेक्ट किया जा सके, कि उसका नंबर वगैरह की या उसका ईमेल एड्रेस या उसके घर का एड्रेस की, अगर आप तक वो ईमेल मतलब थ्रू पोस्ट पहुंचाना हो या ईमेल के थ्रू पहुंचाना हो तो वो बस डिटेल उससे ली जाती है। इसके अलावा उसकी और कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी। Where an application is made to public authority requesting for an information which is held by another public authority, कि आप A पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास है, या फिर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शंस ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, या फिर जिसका काम जो है जो आप इससे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो वो किसी और पब्लिक अथॉरिटी से करवाया जाता है,
तो जो पब्लिक अथॉरिटी है जिसके पास आपने एप्लीकेशन मंगाई है वो क्या करेगी, इस एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर देगी और सच पार्ट ऑफ इट एज मे बी अप्रोप्रिएट टू दैट अदर पब्लिक अथॉरिटी एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इमीडिएटली अबाउट सच ट्रांसफ़र कि भाई हमने जो है, आपने हमारे पास एक एप्लीकेशन फाइल की थी, हमने एप्लीकेशन बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि ये उस पब्लिक अथॉरिटी का काम था और आपको हम ये इस बात के लिए इंटीमेट कर रहे हैं। और ये जो आपको ट्रांसफ़र करना है, जो द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन परसुएंट टू सबसेक्शन शैल बी मेड एज सून एज प्रैक्टिकेबल बट इन नो केस लेटर देन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो जल्द से जल्द आपको करना है, लेकिन मैक्सिमम 5 दिन का टाइम दिया गया। जब भी आपको एप्लीकेशन मिल रही है उसके विदिन 5 days मैक्सिमम आपको ये एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर देनी है, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो है, जिस भी अथॉरिटी से रिलेटेड वो है उसको ट्रांसफ़र कर देनी है। देन डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट की बात की गई है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, या प्रोविजो ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी ऑन रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 6, जब उनको रिक्वेस्ट मिलेगी सेक्शन 6 के अंदर, शेल एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, जितने जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द, एंड इन एनी केस विद इन 30 days, तो मैक्सिमम उनको 30 दिन का टाइम दिया गया है और ये 30 दिन लगा ही देते हैं पूरे, ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट ईदर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी रीजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 और 9। तो उनको मैक्सिमम विद इन 30 days क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, जो भी फीस लगती है वो फीस लेने के बाद, और या फिर उसको रिजेक्ट कर देना है अपने स्पेसिफिक रीजन देते हुए, जो कि हमें सेक्शन 8 और 9 के अंदर दे रखे हैं। तो इतना इनके पास टाइम होता है। Provided that where information sought for concern of life or liberty of any person, the same shall be provided within 48 hours of receipt of the request। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर आपके सिलेबस के अंदर RTE एक्ट है तो। अगर जो CPI हो है या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, फेल्स टू गिव डिसीजन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, तो 30 दिन के अंदर या 48 आवर्स के अंदर अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, द CPIO और स्टेट PIO एज अ केस में भी शेल बी डीम टू हैव रिफ्यूजर रिक्वेस्ट, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उन्होंने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसा मान लिया जाएगा। वेयर अ डिसीजन इज टेकन टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ any further fees representing the cost of providing the information, the CPIO or SPIO as the case may be shall send an intimation to the person making the request। तो अब मान लो कि आपने जितनी फीस लगाई थी जब आपने वो एप्लीकेशन सबमिट की थी, उस फीस के अंदर कोई एडिशनल फीस की ज़रूरत है क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा थे, तो वहाँ पे ये जो SPIO है या फिर CPIO है, इसको इंटीमेट करना है उस व्यक्ति को कि आपसे इतनी फीस की और ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपने जो फाइल की थी उसके अंदर इतने ज़्यादा पेजेस लग रहे हैं, तो उसके लिए आपको 5 रुपीज़ पर पेज और देना पड़ेगा। तो उसके अंदर जब इंटीमेशन देंगे तो उसके अंदर सारी डिटेल देंगे कि ऑफ फर्दर फीस रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन एज डिटरमाइंड बाय हिम टुगेदर विद कैलकुलेशन मेड टू अराइव एट द अमाउंट, पूरी उसके अंदर कैलकुलेशन देंगे कि क्यों आपसे एक्स्ट्रा फीस मांगी जा रही है, रिक्वेस्टिंग हिम टू डिपॉजिट द फीस एंड द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन द डिस्पैच ऑफ द सेड इंटीमेशन एंड पेमेंट ऑफ द फीस शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 30 days। तो ये जो इंटीमेशन भेजी गई और जब उसको इंटीमेशन मिली और उसने आगे फीस सबमिट करी, तो ये वाला जो टाइम पीरियड था इस 30 days के कैलकुलेशन के लिए या 48 आवर्स के कैलकुलेशन के लिए नहीं माना जाएगा, मतलब इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मान लीजिए G28 डे पे इंटीमेशन भेजी कि आपसे 50 रुपीज़ की और रिक्वायरमेंट है, इसको ये इंटीमेशन मिली 31st डे पे जाके, तो ये जो 28 से 31st डे का पीरियड है और इसने 31st को आगे फीस सबमिट कर दी, तो ये जो 28 से 31st का टाइम है, 28, 29, 30 और 31, 4 दिन जो है हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब जो 27 दिन पूरे हो गए थे, इस 31 दिन के बाद प्लस 4 days और काउंट करेंगे, तब हमारे वो 30 दिन पूरे 3 days और करेंगे, तब हमारे वो 30 दिन माने जाएंगे। तो ये जो बीच का टाइम था इसको अब हम हमारी इस टाइम पे आपका जो टाइम था वो 30 दिन का वो बंद हो जाएगा काउंट होना, और फिर यहाँ जब आप फीस पे हो जाएगी दोबारा से चालू हो जाएगा, जितने दिन बचे थे उतने दिन और एक्स्ट्रा यहाँ से ऐड ऑन हो जाएंगे। Information concerning is or her right with respect to review the decision of the amount of fees charged or from the excess provided, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर अपीलेट अथॉरिटी, टाइम लिमिट, प्रोसेस एंड एनी अदर फॉर्म। और साथ ही साथ ये भी बता दिया जाएगा कि आप देख सकते हो उसके अंदर आपको पूरी कैलकुलेशन दे दी गई है कि इतनी फीस इसलिए एक्स्ट्रा लग रही है, और अगर आपको लगता है कि आप अपील में जाना चाहते हो, आपको एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपीलेट अथॉरिटी बताई जाएगी कि कहाँ पर जा सकते हैं, कितने टाइम में जा सकते हैं, कितनी लिमिट में जा सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहेगा, और जितनी भी और इसके अलावा बातें वो सारी बताई जाएंगी उस इंटीमेशन के अंदर। Where access to the record or part thereof is required to be provided under this act,
and the person to whom access is to be provided is senior सीनियरली डिसेबल्ड, कि व्यक्ति जिसको भी इंफॉर्मेशन देनी है वो क्या है, सीनियरली डिसेबल्ड है। तो जो CPIO है या फिर SPIO है एज अ केस में भी शेल प्रोवाइड असिस्टेंस टू एनेबल द एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, तो ये पूरी हेल्प करेंगे उनको उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने में, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग सच असिस्टेंस एज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द इंस्पेक्शन। अब मान लीजिए कोई फाइल्स आपको जाके इंस्पेक्ट करनी है, तो उस इंस्पेक्शन के अंदर भी पूरी हेल्प की जाएगी CPIO SPIO के द्वारा कि वो व्यक्ति जो है उसको इंस्पेक्ट कर ले, चाहे वो सीनियरली डिसेबल्ड क्यों नहीं है। वेयर एक्सेस इन्फॉर्मेशन इज टू प्रोवाइडेड इन द प्रिंटेड और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, की वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर देनी है। तो जो एप्लीकेंट है शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 6 पे सच फीस एज मे बी रिक्वायर्ड, तो आपको इस ये जो प्रिंट की फीस आएगी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेने की फीस आएगी, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी जब भी आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे होंगे उसी वक्त ही। लेकिन अगर वो व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन आता है तो उसको फिर वो फीस देने की जरूरत भी नहीं होती। The person making the request for the information shall be provided the information free of charge where public authority failed to comply with the time limit specified in subsection 1। तो यानी कि अगर 30 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा पाती तो फिर वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उस व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पे फिर कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है अगर विद इन 30 डेज आप इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर पाते तो। Before taking any decision under subsection 1, the CPIO or SPIO as a case may be shall take into consideration representation made by third party under section 11। और जब ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी तो अगर थर्ड पार्टी से कोई रिप्रेजेंटेशन आई थी, अभी सेक्शन 11 के अंदर देखेंगे उसके अंदर क्या होता है कि जैसे थर्ड पार्टी ने पब्लिक अथॉरिटी को कोई इन्फॉर्मेशन दी और इस थर्ड पार्टी ने बोला था कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो अब कोई व्यक्ति अगर इस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मांग रहा है तो ये जो पब्लिक अथॉरिटी है इस थर्ड पार्टी के पास जाएगी, उससे बोलेगी कि ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि आपसे ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी वो ये व्यक्ति मांग रहा है। अब ये जो थर्ड पार्टी थी ये PA को अपना रिप्लाई करेगी पब्लिक अथॉरिटी को कि वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। उस रिप्लाई को ध्यान में रखते हुए जो पब्लिक अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी कि ये इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। और अगर मान लो कि वो रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दी गई तो जो CPIO SPIO है एज अ केस में शैल कम्युनिकेट टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट, तो उसको कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हमने क्या कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। उसका रीज़न बताया जाएगा उसको, उसके अंदर बताया जाएगा कि आप इतने टाइम में अपील कर सकते हो और कहाँ पे आप अपील कर सकते हो उसकी भी पूरी डिटेल दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन जो है शेल ऑर्डिनली भी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज सॉट, तो जिस भी तरीके से मांगी गई है उसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, अनलेस इट वुड बी disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question। या फिर अब ऐसी कोई बात आ जाती है कि नहीं वो जो चीज़ है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी पब्लिक अथॉरिटी के लिए उस तरीके से प्रोवाइड करना, तो फिर उस तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अदरवाइज जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति को प्रोवाइड की जाएगी। अब ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको एग्जाम्प्ट किया गया है कि इनको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमको सेक्शन 8 के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है पब्लिक अथॉरिटी की कि वो किसी सिटीजन को ये इन्फॉर्मेशन दे। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काम करेगी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इनकी अगेंस्ट काम करेगी, जिससे कि कोई ऑफेंस हो सकता है, तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी उस व्यक्ति को। तो जब उस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया जाएगा तो उसके अंदर ये रीज़न स्टेट किए जा सकते हैं कि इस रीज़न की वजह से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई क्योंकि वो सेक्शन 8 में मना की गई थी, क्लॉज A में या B में या C में, कौन से क्लॉज में। इसी तरीके से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सप्रेसली फॉरबिड की गई है किसी कोर्ट के द्वारा कि इसको आपको पब्लिश नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसके कारण प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट ब्रीच हो जाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर की जो प्रिविलेज है वो ब्रीच हो जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखे हैं जो कि नहीं आप मांग सकते, या अगर आप मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगी, पब्लिक अथॉरिटी की ऑब्लिगेशन नहीं है आपको वो देना। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, इन्फॉर्मेशन रिसीव इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो नहीं दी जाएगी। फिजिकल सेफ्टी के लिए जो ज़रूरी है जिससे लाइफ एंडेंजर हो जाएगी तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, अदर ऑफिसर्स के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कैबिनेट पेपर्स हैं, तो ये सब नहीं दिए जाएंगे।
ठीक है। और सेक्शन 9 के अंदर भी ग्राउंड दिए गए हैं कि विदाउट प्रेजुडिस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 अ सेंट्रल PIO या स्टेट PIO एज अ केस में भी मे रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन विद सच रिक्वेस्ट प्रोवाइडिंग एक्सेस वुड इन्वॉल्व एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सब्स्टिट्यूटिंग इन पर्सन अदर देन द स्टेट। किसी और व्यक्ति के भी, यानी कि स्टेट को छोड़ के अगर किसी और के भी कॉपीराइट अगर इन्फ्रिंज हो रहे हैं ना, तो उस सिचुएशन में भी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 कवर करता है कि किस सिचुएशन के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी या फिर स्टेट की ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसके अलावा आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो जो इन दोनों सेक्शंस में दी गई है। तो सेक्शन 3 आपको ये राइट देता है कि आपके पास ये राइट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अगर आप क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो आपके पास ये राइट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देन सीवरेबिलिटी की बात है, इसके अंदर सिर्फ यही बता रखा है कि मान लीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट किया जाता है, जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है सेक्शन 7 के अंदर, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। किस ग्राउंड पे? सेक्शन 8 या सेक्शन 9 के ग्राउंड पे। अब आपने क्या किया था, आपने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ही मांगी थी, आपने 4 बातें उसके अंदर पूछी थी अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो उनमें से हो सकता है कोई 3 बातें ऐसी हों, या सिर्फ कोई एक बात ऐसी हो, या कोई 2 बातें ऐसी हों कि जिसके ऊपर सेक्शन 8 और 9 लग रहा हो और रिमेनिंग पार्ट के ऊपर सेक्शन 8 और 9 नहीं लग रहा हो। तो उस सिचुएशन में पब्लिक अथॉरिटी को आपको रिमेनिंग पार्ट जिसके ऊपर सेक्शन 8 और 9 नहीं लगाया जा सकता, उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यही चीज इसने यहां पे सेक्शन 10 के अंदर बता रखी है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की बात जो अभी मैंने आपसे ऊपर की थी कि थर्ड पार्टी ने कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी को प्रोवाइड की है। अब ए व्यक्ति जाके पब्लिक अथॉरिटी से वो इंफॉर्मेशन मांगता है, थर्ड पार्टी ने वो इंफॉर्मेशन दी थी, और इसको आप सेक्शन 8 के अंदर भी पढ़ोगे ना तो मना किया गया कि ये इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती। तो ये कहाँ पे दिया है सेक्शन 8 के अंदर, अगर दिखाऊं तो देखो ये रहा डी के अंदर कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी को अगर हर्ट करती हैं तो वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो वही चीज़ यहाँ पे कि जैसे थर्ड पार्टी ने कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी को दी है, अब ये व्यक्ति आगे पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे इसने सेक्शन 11 के अंदर क्या बताया कि ये जो पब्लिक अथॉरिटी है वो क्या करेगी, वो थर्ड पार्टी से बोलेगी कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया और वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और आप अपने कमेंट्स दीजिए। थर्ड पार्टी फिर अपना रिप्लाई करेगी और उस रिप्लाई को कंसीडर करते हुए पब्लिक अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि वो इन्फॉर्मेशन इसको देनी है या नहीं देनी है। यानी कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो डिपार्टमेंट डिसाइड कर रहा है, मैं यहाँ पे PIO की ही बात कर रहा हूँ हर जगह पे, आप वो मत समझना कि वो डिपार्टमेंट बैठ के करेगा, क्योंकि PIO अपने आप एक इंडिपेंडेंट पोस्ट होती थी, अभी तो नहीं है क्योंकि अभी सेक्शन 13 और 16 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया है, लेकिन ये उसी पर्पज से बताया गया कि ये इन्फॉर्मेशन डिसाइड करेगा PIO की वो इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है। तो देखो क्या बोल रहा है, वेयर सेंट्रल या फिर स्टेट PIO एज अ केस में भी इंटेंट टू डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ ऑन अ रिक्वेस्ट मेड अंडर दिस एक्ट विच रिलेट टू और हैज़ बीन सप्लाइड बाय अ थर्ड पार्टी, जो कि किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है या उसने सप्लाई की है, एंड हैज़ बीन ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय दैट थर्ड पार्टी, और उस थर्ड पार्टी ने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो जो सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो क्या करेगा, 5 डेज के अंदर जब भी वो रिक्वेस्ट आएगी, जिस भी व्यक्ति ने वो रिक्वेस्ट की थी, वो एक रिटर्न नोटिस देगा उस थर्ड पार्टी को, देखो जो आपने इन्फॉर्मेशन हमको कॉन्फिडेंशियल दे रखी थी इसके रिगार्डिंग हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। एज अ केस में भी इंटेंट टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ एंड इनवाइट अ थर्ड पार्टी टू मेक सबमिशन इन राइटिंग और ऑरली। फिर वो थर्ड पार्टी को बुलाता है जो सेंट्रल या स्टेट PIO है कि आप अपनी सबमिशन कीजिए आके इस राइटिंग या ओरल के अंदर कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए थर्ड पार्टी, मतलब जिस व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको। देन ये जो रिप्लाई होता है इसको कंसीडर करते हुए जो सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो डिसीजन लेता है कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी है। यहाँ पे इसने एक्सेप्शन भी दिया, अगर जैसे मान लो ट्रेड या कमर्शियल सीक्रेट्स हैं जिसको लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है, डिस्क्लोजर में भी अलाउड, तो इनको छोड़ के बाकी जगहों पे डिस्क्लोजर अलाउ किया जा सकता है अगर वो जो डिस्क्लोजर है वो ओवरवे कर देता है हार्म या इंजरी की जो कि उस थर्ड पार्टी को हो सकती थी, यानी कि थर्ड पार्टी को कम हार्म या इंजरी होगी, जबकि वो डिस्क्लोजर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो पब्लिक के अंदर हो जाता है तो उस सिचुएशन में वो डिस्क्लोजर किया जा सकता है सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू। तो जहाँ पे अगर कोई नोटिस सर्व होता है किसके द्वारा, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू अंडर सबसेक्शन 1 टू अ थर्ड पार्टी, कि भाई थर्ड पार्टी को बुलाते हैं जो विद इन 5 डेज की आप बताओ कि ये डिस्क्लोज करे या ना करे किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, द थर्ड पार्टी शैल विद इन 10 डेज। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की ड्यूटी बता दी कि उसको 10 दिन के अंदर अंदर अपना रिप्लाई करना है।
The CPIO or SPIO, as a case may be, within 45 days after receipt of the request under section 6, if third party has been given an opportunity to make representation under subsection 2, make a decision as to whether or not to disclose the information. तो यहाँ पे फिर जब ये इन्फॉर्मेशन जब रिप्लाई आ जाएगा उसके विदिन 45 डेज डिसीजन लेना होता है सेंट्रल या स्टेट पब्लिक ऑफिसर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी है। और जो नोटिस दिया गया था सबसेक्शन 3 के अंदर, a notice given under subsection 3 shall include a statement to third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision। और ये भी लिख देते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये अपील कर सकती है अपीलेट अथॉरिटी के पास, जो सेक्शन 19 के अंदर हमको बता रखा है। तो ये हमें चैप्टर 2 के अंदर सारी बातें बता रखी है। बेसिकली यहाँ पे आपके राइट के बारे में बात की गई और जो हमारे सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं इसके बारे में बात की गई कि इनको अपॉइंट किया जाएगा और उनकी क्या पावर होगी, किस तरीके से आप इनके पास एप्लीकेशन लगाएंगे, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, और थर्ड पार्टी के पास की जो इन्फॉर्मेशन है वो कब डिस्क्लोज की जाएगी या कब डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। देन सेक्शन 12 के अंदर आता है जो CI मतलब है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, उसके बारे में बताया गया। अभी तक हम सेंट्रल जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थे या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थे उनके बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे कमीशन के बारे में बात हो रही है। तो ये बोला गया सेक्शन 12 के अंदर कि आपको एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनानी पड़ेगी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गजेट के अंदर जिसके थ्रू वो एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी जिसको हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बोलेंगे, जो कि अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगी जो भी उसको इस एक्ट के हिसाब से दी गई है। ये किस तरीके की कमीशन बनाने की कोशिश की गई थी, जैसे कि हमारी इलेक्शन कमीशन है, जैसे वो इंडिपेंडेंट होती है इसी तरीके से इसको भी इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की गई थी। तो इस कमीशन के अंदर कौन कौन होंगे, एक हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, जैसे एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसी तरीके से यहाँ पे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, और बाकी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे जो कि मैक्सिमम 10 होंगे। तो यानी कि 10+1 यानी कि एक आपके चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गए और बाकी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गए। तो उनको यहाँ पे रखा जाएगा इस इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में, जो कि अभी भी पूरी जो है आपके फुल नहीं हो रखे, पूरे 11 स्ट्रेंथ में काम नहीं करे, इसलिए जो अपील्स इस कमीशन के पास जाती है जब आपको PIO इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो वो अभी भी बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। अब इनके बता रखे कि कौन बन सकता है, जैसे जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो किसके थ्रू अपॉइंट होगा, बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। देखो इसको इंडिपेंडेंट इस तरीके से रखने की कोशिश की गई थी कि डायरेक्टली नहीं बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी, एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के अंदर ये लोग होंगे और वो रिकमेंड करेंगे एंड देन प्रेसिडेंट जो उनको अपॉइंट करेंगे। सभी इंडिपेंडेंट पोस्ट को इसी तरीके से ही मोस्टली किया जा रहा होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करने की कोशिश की गई है। कमेटी के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि चेयरपर्सन होंगे उस कमेटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे कि किनको रखना है इसके अंदर। तो ये लोग जो है अब डिसाइड करेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया जाए एंड देन प्रेसिडेंट जो है उस व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे। द जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ CIC शेल वेस्ट इन द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसके जो जितने भी सुपरिटेंडेंस है उसकी डायरेक्शन की बात है या मैनेजमेंट की बात है, ये जो हमने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाई है वो किसके हाथों में रहेगी, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के हाथों में रहेगी, जिसको असिस्ट करेंगे बाकी सारे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। जो CIC हैं एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं शेल बी पर्सन ऑफ एमिनियंस इन पब्लिक लाइफ, उनकी कुछ ना कुछ एमिनियंस होनी चाहिए पब्लिक लाइफ में, उनको वाइड नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ की फील्ड में, साइंस या टेक्नोलॉजी की फील्ड में, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया या इस तरीके की किसी ना किसी चीज़ के अंदर उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। CIC और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, शेल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो MP या MLA नहीं होने चाहिए एज अ केस में भी, और होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, यानी कोई और जॉब नहीं कर रहे होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होंगे, या कोई बिजनेस या इस तरीके की कोई भी प्रोफेशन को कैरी ऑन नहीं कर रहे होंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है CIC का, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का, दिल्ली में बनाया जाएगा, और बस ये चीज़ बता रखी है। और बाकी अगर कहीं पे और ऑफिस एस्टेब्लिश करने होंगे इंडिया में तो वहाँ पे भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अभी जो अमेंडमेंट हुई थी मेजर वो यही हुई थी सेक्शन 13 के अंदर की टर्म्स एंड ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज के अंदर बताया गया था कि जो CIC हैं वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे फॉर सच टर्म एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी तब तक वो होल्ड करेंगे। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा यानी कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है, इसके थ्रू इनकी जो इंडिपेंडेंस है वो हटाने की कोशिश की गई है, और इंडिपेंडेंस हट ही गई है क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये आ ही चुकी थी अमेंडमेंट 2019-2021 के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो एट प्रेजेंट जो
चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है वो किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, और इनका जो टर्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि कितने टाइम के लिए रहेंगे, और वो दोबारा से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल भी नहीं होते अगर एक बार ही बन जाते हैं। यानी कि जो इनकी इंडिपेंडेंस है वो एक तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पे टर्म उनका डिसाइड किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे आप बाकी इस तरीके की पोस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि उनका जो टर्म है वो 5 ईयर्स का रहेगा या कितना रहेगा, और उनको हटाने के लिए एक प्रोसीजर होता है। यहाँ पे इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है, और बस ये बता दिया कि अगर 65 ईयर्स एज हो गई तो उसके बाद वो उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। एवरी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, एक तो ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो भी अपना ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी या फिर उनकी एज 65 हो जाएगी, दोनों में से जो भी पहले है, एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और दोबारा वो एक बार अगर हो गए तो हटने के बाद दोबारा से वो नहीं बनेंगे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। द CIC जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट or some other person appointed by him in that behalf an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the first schedule। तो वो अपनी वही ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने कि हम CIC बन रहे हैं, और कभी भी वो अपने हिसाब से अपने ऑफिस को रिजाइन भी कर सकते हैं, और वो अपनी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। सेक्शन 14 को फॉलो करके उनको रिमूव किया जा सकता है। सैलरी अलाउंसेस जो है, जो भी कंडीशंस है सर्विसेज की CIC की या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये भी ऐड किया गया 2019 के अंदर, जो अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर अमेंडमेंट हुई थी उसी के थ्रू। तो ये सारी बातें इसके अंदर डाली गई है। ये देखो ये अमेंडमेंट लिखा है ना कि 2019 की अमेंडमेंट के थ्रू की गई है, वही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड CIC एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, विथ सच ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ एज में भी नेसेसरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ऑफिसर्स प्रोवाइड करेगी, जो भी ज़रूरत है कि भाई ये लोग हमें चाहिए, तो वो सारे उनको प्रोवाइड किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग रखने की कोशिश की जा रही है इससे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को अब इससे अलग रहने नहीं दिया और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल दिया, क्योंकि इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही है। किस तरीके से रिमूवल किया जा सकता है CIC का और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का। द CIC or IC shall be removed from his office only by order of president on ground of proved of misbehavior or incapacity after the Supreme Court। लेकिन अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हटा ही सकती है, क्योंकि उसने सेक्शन 13 में खुद ही बोल दिया। तो अदरवाइज ये तरीका होता था कि जैसे बाकी इंडिपेंडेंट पोस्ट का होता है कि जब उनका मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो और आप या इनकैपेसिटी प्रूव्ड हो सुप्रीम कोर्ट के सामने, देन उनको प्रेसिडेंट जो है वो हटा सकते हैं अपने ऑर्डर से। तो ये बात बोली गई। तो अभी तो गवर्नमेंट बोलेगी तो प्रेसिडेंट हटा देंगे उनको ऑर्डर से। The president may suspend from office if deemed necessary, prohibit also from attending the office during inquiry। तो प्रेसिडेंट जो है उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि आपको आपके ऑफिस से सस्पेंड किया जाता है, और जब तक आपके ऊपर इंक्वायरी चल रही है आप अपने ऑफिस को ना अटेंड कीजिए। तो ये ऑर्डर्स भी पास किए जा सकते हैं। तो ये इसके अंदर बातें बताई गई हैं। देन चैप्टर 5 आता है, सेम बातें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के लिए बताई गई, और यहाँ पे भी यही बोला गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू ये बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, जिसके अंदर एक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, बाकी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे जो कि मैक्सिमम 10 होंगे, तो यानी कि 11 ये मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, और फिर एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इसके अंदर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी, जिसके अंदर हेड चीफ मिनिस्टर होंगे, जैसे वहाँ पे थे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, यहाँ पे सब लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी, वहाँ पार्लियामेंट होती थी, और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कि कौन कौन होंगे। वही सारी चीज़ें सेम रिपीट होंगी यहाँ पे। टर्म्स जो है वही जो भी स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाएगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसका टर्म डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में चीज़ रख ली। उम्र यहाँ पे भी 65 साल है, सेम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए हैं, 65 और यहाँ पे भी है। तो वही सारी सेम रिपीट बातें हैं इसके लिए। रिमूवल का प्रोसेस वही 14-17 का सेम है। देन चैप्टर 5 आता है पावर एंड फंक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, अपील एंड पेनल्टी, जिसको हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर क्या बोलता है, It shall be the duty of CIC or State Information Commission as the case may be to receive and inquire into the complaint from any person। तो अगर कोई भी इनको कंप्लेंट आ रही है, किसी भी व्यक्ति से कोई कंप्लेंट आ रही है, तो उसको इंक्वायर करना इनकी ड्यूटी बनता है। अब क्या
इनके पास कंप्लेंट आएगी, क्या व्यक्ति कंप्लेंट करेगा? जो व्यक्ति अनेबल था सबमिट करने के लिए अपनी रिक्वेस्ट सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास, ईदर बाय रीजन दैट नो सच ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड, कि भाई कोई ऑफिसर उसी पब्लिक अथॉरिटी में नहीं है तो हम कहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो यहाँ पे आके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। और या फिर जो सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, उसने रिफ्यूज़ कर दिया आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से कि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी सेट के अंदर, तो आप कहाँ जाएंगे? आप कमीशन के पास आएंगे। ये जो कमीशन हमें बनाई गई है ऊपर सेक्शन जो हम इतना सारा पढ़ रहे हैं, कमीशन कमीशन CIC, तो आप इनके पास आएंगे। As a case may be who has been refused to access any information requested under this act, who has not given response, कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला इसके अंदर, या आपको फीस जो है वो अनरीजनेबल मांगी जा रही है आपसे, आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग या गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर कोई किसी भी तरीके की इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने में, तो सबके लिए आप इनके पास आके अपील करेंगे। तो जो ये CIC या SIC रहेगा, एज अ केस में भी सेटिस्फाई दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू इंक्वायर इनटू द मैटर, इट में इनिशिएट इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। तो अगर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है इंक्वायर करने की, तो फिर वो वहाँ पे अपनी इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं। एक यहाँ पे इंसिडेंट 2019 का ही हुआ था, जिसके अंदर ड्यू से जो थी डिग्री मांगी गई थी 1979 की जितनी डिग्रीज थी या 8 की जितनी डिग्रीज थी BA की, कि भाई किस किसने यहाँ से BA की है। तो वो इन्फॉर्मेशन देने से ड्यू ने मना कर दिया था कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो फिर जो व्यक्ति था जिसने ड्यू के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उसके अगेंस्ट वो यहाँ कमीशन के अंदर गया था। कमीशन ने ड्यू से बोला था कि आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, तो ड्यू ने बोला था कि हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। और उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त पे जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन की थी, तो उसके अंदर वो रिकॉर्ड आता या नहीं आता मुझे नहीं पता। तो बेसिकली वो उसी साल के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, तो इस रिगार्डिंग उन्होंने इसलिए वो रिकॉर्ड मांगा था, जो कि ड्यू ने देने से मना कर दिया था। एंड वो अपील अभी भी पेंडिंग ही पड़ी हुई है, उसके अंदर डिसीजन नहीं आया। तो इस तरीके से इस रीजंस की वजह से मैं भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने चेंज करने की कोशिश की हो या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो CIC को। The Central Information Commission or State Information Commission, as a case may be, shall, while inquiring into matter under this section, have the same powers are vested in civil court while trying under और जो ये जो दोनों ऑफिस हैं इनके पास सेम पावर्स होती है जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है। ठीक है, जो सारी पावर्स पढ़ते हैं ना हम सिविल कोर्ट की, सम्मन करने की, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट करने की, एविडेंस ऑन एफिडेविट रिसीव करने की, कोई पब्लिक रिकॉर्ड या कॉपीज मांगने की, सम्मन्स इशू करने की, एनी अदर मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब, तो सारी पावर्स इनके पास यहाँ पे रहती है। देन अपील की जा सकती है। तो जिसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव डिसीजन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7 is aggrieved by the decision of Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as a case may be, within 30 days from expiry of such period from receipt of such decision, prefer an appeal to such officer who is senior इन रैंक ऑफ सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो उनके पास अपील की जा सकती है कि भाई हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, तो विद इन 30 डेज जब भी आपको रिसीव हुआ कि भाई ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, उसके विद इन 30 डेज आप जाके ये अपील कर सकते हैं। Where an appeal is preferred against an order made by Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as a case may be under Section 11, to disclose third-party information to appeal by the concerned third party shall be made within 30 days। तो ये जो थर्ड पार्टी वाला हम सेक्शन 11 पढ़ रहे थे, जिसको दिया गया था राइट की, वो भी अपील कर सकता है। तो उसको भी 30 दिन का ही राइट दिया गया कि वो भी विद इन 30 डेज अपील कर सकता है, मतलब अपील में जा सकता है अगर वो अपने आप को एग्रीव्ड मानता है। तो फर्स्ट अपील हो गई। देन सेकंड अपील जो है लाई विद इन 90 डेज। सेकंड अपील आप 90 डेज के अंदर कर सकते हैं जब भी आपको डिसीजन मिलता है, एक्चुअली रिसीव होता है विद द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो सेकंड अपील जो है वो आपकी यहाँ पे आएगी। तो पहले आप PIO के पास जाएंगे, फाइल करेंगे एप्लीकेशन, यहाँ से डिसीजन नहीं मिलेगा, जो भी इसका सुपीरियर रैंक ऑफिसर होगा इसके पास जाएंगे, यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपके पास 30 दिन का टाइम था। नाउ यू हैव 90 डेज की आप किसके पास आ सकते हैं? इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास आ सकते हैं, जिसको हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बोल रहे हैं या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बोल रहे हैं। इनके पास आके आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। देन अगर इनको ठीक लगेगा तो ये उस मैटर के अंदर फिर इंक्वायरी करेंगे।
अगर जो डिसीजन होता है इनका CPIC का या स्टेट PIC का, एज अ केस में भी अगेंस्ट विच अपील इज प्रेफर्ड रिलेट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ थर्ड पार्टी, तो जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू दैट थर्ड पार्टी। तो अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मतलब देने से मना किया, या जो भी डिसीजन दिया इन लोगों ने, जो CPI था या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर था, तो उस सिचुएशन में जब ये अपील इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगी तो इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है इस थर्ड पार्टी को भी सुनेगी इसके अंदर डिसीजन देने से पहले। और अगर अपील जो पेंडिंग है और वहाँ पे ओनर्स टू प्रूव दैट डिनायल ऑफ रिक्वेस्ट वाज जस्टिफाइड शैल बी ऑन द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एज अ केस में भी हु डिनाइड द रिक्वेस्ट। तो जब कोई अपील आएगी कमीशन के पास, और जैसे मान लो ए ने अगर अपील की है, तो यहाँ पे ए अपील करेगा, बोलेगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, तो CIC जो है बुलाएगा पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को कि भाई क्यों आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, और जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो बोलेगा भाई हमने इस रीज़न की वजह से रिफ्यूज़ किया था। तो जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है, जो हम एविडेंस एक्ट में भी पढ़ते हैं, वो ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो इसके ऊपर ही रहेगा, PIO के ऊपर, कि ये प्रूफ करे कि ये जो मैंने रिजेक्ट किया है वो सही रीज़न की वजह से रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया है, ना कि इस ए के ऊपर रहेगा कि ये प्रूफ करे कि इन्फॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। ये ओनर्स ऑफ प्रूफ इसके ऊपर रहेगा कि इसका रीज़न जो था रिजेक्ट करने का वो सही था। अपील विद इन 30 डेज हो जानी चाहिए, जिसके अंदर मैं आपको 45 डेज़ का और एक्सटेंशन मिल सकता है। तो यही सब चीज़ें इसके अंदर बता रखी हैं। फिर जो भी डिसीजन होगा CIC का या SIC का वो बाइंडिंग होगा। बाकी ये सब इनको पावर्स दे रखी हैं कि ये सब कर सकते हैं ये चीज़ें। पेनल्टीज़ बता रखी है जहाँ पे CIC या SIC एज अ केस में भी एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट और अपील इज ऑफ ओपिनियन दैट जो CPIC था या SPIC था एज अ केस में भी हैज़ विदाउट एनी रीजनेबल कॉज रिफ्यूज टू रिसीव एप्लीकेशन, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया या एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया बिना किसी रीजनेबल कॉज के, जो ये SPIC या CPIC थे इन्होंने, या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ कर रहे हैं, इट शैल इम्पोज पेनल्टी ऑफ 250 रुपीज़ ईच डे। तो उनके ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी लग सकती है, टिल एप्लीकेशन रिसीव्ड और इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड, कि जब तक वो इन्फॉर्मेशन पर फर्निश नहीं कर देते या इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते। द टोटल अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड 25,000 रुपीज़। तो मैक्सिमम उनके ऊपर 25,000 रुपये तक की लग सकती है, 250 रुपये प्रतिदिन, और 25,000 रुपये 250 करके मैक्सिमम जा सकते हैं। लेकिन आपको उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देनी है सुनने की, जब आप उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाएंगे उससे पहले। देन मिसलीनियस बातें आ जाती है, प्रोटेक्शन एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने गुड फेथ के अंदर या पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इस तरीके से चीज़ें की थी, या एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, इस एक्ट का जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा बाकी सारे एक्ट्स के ऊपर। बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। तो अगर इस एक्ट के अंदर कोई ऑर्डर किया गया तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट वगैरह कुछ नहीं सुनेंगे, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनकी जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया है इसको। एक्ट नोट टू अप्लाई इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, जो कि हमें किसके अंदर दे रखा है, सेकंड शेड्यूल में दे रखा है, जिनके अंदर जाके आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते होते। सेकंड शेड्यूल दिखा देते हैं आपको, सेकंड शेड्यूल के अंदर कौन कौन से दे रखे हैं हमें, ये दे रखे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो से आप नहीं मांग सकते, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस CIB इनसे नहीं मांग सकते, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेंस ED से नहीं मांग सकते, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB से नहीं मांग सकते, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब ये जितनी भी हमारी कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें बनाई गई हैं उनसे आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, इन सबसे आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते होते। इनको भी कुछ कुछ चीज़ों को अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया था कि ये चीज़ें पहले थी या नहीं थी, फिर चीज़ों को ऐड किया गया था। ये डिपार्टमेंट और ऐड होने चाहिए, जैसे इनको हटा दिया गया, यहाँ पे कोई थे जिसको 2008 में हटाया गया था। और ये सेक्शन 13 और 16(3) के अंदर जो था, जो उन्होंने ओथ लेनी थी, उसने बोला था ना कि ओथ लेगा प्रेसिडेंट के सामने, तो वो उसका ये फॉर्मेट दे रखा है कि इस फॉर्मेट के अंदर ओथ ली जाती है। ये तो रिपील हो गया था। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज ये गवर्नमेंट के पास रहेंगी। लेइंग ऑफ रूल्स की कोई भी रूल आएंगे तो हमें दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखने हैं। पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो बताया जा सकता है एक्ट के थ्रू कि भाई कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, उसके अंदर क्या रूल्स बनाने हैं, फीस से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सारे बनाए जा सकते हैं। पावर टू मेक रूल्स
बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, सेक्शन 6, 7, 8 इन सब के रिलेटिंग। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स, अब ये इनकी एक ड्यूटी बता दी गई कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है जितने भी इनके पास रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से वो ये प्रोग्राम्स करेंगे, जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए। तो मतलब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि ये एक एक्ट एग्जिस्ट करता है और आपको इसके थ्रू इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और 24 सेक्शन हमने पढ़ लिया था, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो जो CIC है और SIC है उसको जल्द से जल्द जब भी हो सके हर एक साल के अंदर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए कि उन्होंने इस एक्ट के प्रोविजंस को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया और उसकी कॉपी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करनी चाहिए। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। तो ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसके अंदर जितनी मेन चीज़ें थी, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है और ये एक्ट आपका पूरी तरीके से कवर हो गया है कि इस एक्ट के अंदर क्या दिया गया है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, इसके अंदर आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन मांग सकते होते हैं और किसकी क्या पावर्स रहती हैं और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ जो हैं इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आपकी एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं और जिनकी अपील आप कहाँ पे करते हो, इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जिनकी आप अपील करते हो। तो स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर वही कितने मेंबर्स होते हैं वो सब हमने पढ़ा था, इनकी क्या पावर्स होती हैं, कैसे पेनल्टी लगा सकते हैं, कैसे अपील जाएगी इनके पास, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और हम कहीं पे अगर RTI फाइल करेंगे तो उसके अलग सेपरेट वीडियो बना के भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो RTI फाइल की जाती है, उसका किस तरीके से रिप्लाई आता है, रिप्लाई नहीं आता तो किस तरीके से अपील में जाया जाता है। आज से पहले कुछ RTI फाइल की थी लेकिन उसके ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब आगे जो RTI फाइल की जाएंगी मेरे द्वारा मैं आपकी उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जरूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप RTI फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।